नमस्कार। पिछले दिनों संसद में हमारे देश का बजट प्रस्तुत किया गया और बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले संसद में हमारे देश की वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक समीक्षा का पत्रक संसद के सामने रखा गया। आर्थिक समीक्षा का जो पत्रक होता है वो मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था को बताने का एक तरीका है कि किस तरह हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। दूसरे कि अर्थव्यवस्था के समक्ष जो समस्याएं हैं या देश के सामने विकास की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसका उल्लेख भी इस आर्थिक समीक्षा में किया जाता है। अगर हम आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट को देखें तो जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.2% रही है, जो विश्व की वृद्धि दर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.2% के मान से ही बढ़ रही है। हम आप सब जानते हैं कि कोरोना के बाद पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा था और इसी कारण से आज विश्व में भारत एक ऐसा देश बन के उभरा है जहां की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है। दूसरी ओर जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जिससे कि आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश मिलता है वो है कि मुद्रास्फीति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है, व्यापार घाटा बहुत घटा है जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% ही है। हमारे देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में निवेश की गति निरंतर जारी है। इसके अलावा 33,000 से अधिक निजी कंपनियों के परिणाम बताते हैं कि वर्ष 2020 से 2023 3 साल के बीच भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र का कर पूर्व लाभ लगभग 4 गुना हो गया है और इसका असर हम अपने निफ्टी व सेंसेक्स के सूचकांक में जो तेजी देखने को बनी हुई है उसमें देख पाते हैं। दूसरी ओर हम देखें कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था इतनी दृढ़ है तो खेती की क्या स्थिति है, क्योंकि खेती किसानी किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि खेती में आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा 42% आबादी को आजीविका प्रदान की जाती है तथा सकल घरेलू उत्पाद में हमारे खेती का योगदान लगभग 18% है। खेती की जो वृद्धि दर है कोरोना के बाद वो भी 4.18% प्रतिवर्ष की रही है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी संतोषजनक है। हम जानते हैं कि विश्व में दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 है, जबकि चावल, गेहूं, कपास, गन्ना आदि जैसी फसलों में भारत का स्थान विश्व में द्वितीय स्थान पर है। तो न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि विश्व के लिए भी भारतीय खेती का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए हमारे देश में किसानों को पानी, बिजली और उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है। उनकी आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। सरकार 23 चुनिंदा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित करती है। किसानों को PM किसान योजना के तहत 6,000 रुपये नगद राशि ट्रांसफ़र की जाती है व राष्ट्रीय व राज्य सरकारें समय समय पर किसानों के कर्ज भी माफ़ कर देती हैं। लेकिन इस को देखने के बावजूद भी खेती में जो लोग काम कर रहे हैं
उनकी अर्थव्यवस्था उस तरह से नहीं सुधरी है जैसे खेती के अलग जो लोग काम करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हों या सेवा क्षेत्र में हों, उनकी आमदनी जिस गति से बढ़ी है उस गति से किसानों की आमदनी में वृद्धि नहीं हुई है और इसी कारण खेती आज भी हमारे देश में घाटे की अर्थव्यवस्था बनी रही है। इसके दोनों कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे देश की जो नीतियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नीतियां हों या राज्यों की नीतियां हों, वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी के तौर पर काम करती हैं और इससे जो दिक्कत खड़ी होती है उससे किसानों के जो हित हैं उनको नुकसान पहुंचता है, मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है, भूजल स्तर घट रहा है, नाइट्रेट ऑक्साइड उत्सर्जन से नदियां और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, फसलों में पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे भोजन में फाइबर और प्रोटीन की बजाय चीनी और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन के कारण लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंच रहा है। यदि हम कृषि नीतियों में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त कर दें तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय हित में हो सकते हैं और भविष्य में जो विकास करने के लिए आत्मविश्वास और क्षमता है उसका विश्वास भी बहाल हो सकता है कि खेती एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो देश के विकास के लिए इंजन बन सके। दूसरा जो कारण है वो है कि हमारी खेती अभी भी बहुत हद तक मैकेनाइज्ड नहीं है और परंपरागत तरीके से होती है, लेकिन जो उर्वरक और पेस्टिसाइड और जो हाइब्रिड सीड हैं उनको उपयोग के जो नुकसान हैं वो मैंने आपको पहले गिनाए हैं। तो अगर हम देखें कि भारतीय कृषि व्यवस्था को पुनः आगे ले जाना है तो क्या करना होगा, इसके लिए जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 का पत्रक है उसमें सुझाव दिया गया है कि हमें अपनी परंपरागत खेती की ओर लौटना होगा। इसका मतलब है कि हम नेचुरल फार्मिंग की ओर जाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएं, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें, हाइब्रिड बीजों का उपयोग कम से कम करें। अब ये एक तरह की संतुलन बनाने की ज़रूरत है कि किसानों को अच्छा उत्पादन भी मिले, उनको उनकी फसलों का मूल्य भी मिले और जो हमारे देश की आज जनसंख्या है जो 140 करोड़ से अधिक है उसको खाद्य सुरक्षा मिल सके, उनके न्यूट्रिएंट का ध्यान रखा जा सके कि भोजन में उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व मिलें। तो इसके लिए ये सुझाव दिया गया है कि हम खेती में अगर परंपरागत तरीके अपनाते हैं तो खेती की लागत कम होगी, फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी, खाद्य प्रसंस्करण से निर्यात के नए अवसर पैदा होंगे, इससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है तथा खेती को और अधिक आकर्षक और फैशनेबल बनाया जा सकता है जिससे शहरी युवा जो अभी खेती की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो इस सेक्टर में काम करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। ये एक पेचीदा सवाल है क्योंकि आज जो देश हैं वो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था में संरक्षण करना चाहते हैं, एआई का उपयोग हो रहा है, तरह तरह के जो तकनीकी विकास हो रहे हैं उनका उपयोग खेती में किया जा रहा है। ऐसे समय में क्या ये बात करना कि हम परंपरागत तरीके से ही खेती करें हमें विश्व की अर्थव्यवस्था में खेती को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में मदद होगी या नहीं होगी, इस पर बहुत बहस करने की ज़रूरत है। और हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर खेती में ऐसे लोग अपनी राय देते हैं जो ना तो खेती कर रहे होते हैं ना खेती से संबंधित व्यवसायों में जुड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आने और अपनी राय रखने
के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना चाहिए, जिसमें किसान, प्रसंस्करणकर्ता और खेती से जुड़े हुए इनपुट निर्माता और मंडियों में काम करने वाले व्यापारी जो सीधे खेती से जुड़े हैं, अगर वो अपना सुझाव देते हैं कि किस तरह की नीतियां होना चाहिए, किस तरह की सब्सिडीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि एक संतुलित खेती हो सके और किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ हम अपनी फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकें, तो इस पर एक चर्चा होना ज़रूरी है। यदि खेती से जुड़े लोग नहीं बोलेंगे तो ऐसे लोग उनके लिए निर्णय लेंगे जो खेती से सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये अवसर एक बहस शुरू करने का है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इस तरह के माध्यम है जहां आप अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना या किसी को अपमानित किए बिना अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे तो निश्चित ही जो नीति निर्माता हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं और जो इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जो तरह तरह की बातों में आगे आके उनको सबके ध्यान में लाते हैं, तो ऐसे लोगों के ध्यान में यदि आपकी बातें आएंगी तो निश्चित ही सही नीतियों का निर्धारण होगा और सही तरीके से सब्सिडीज़ को भी चैनलाइज किया जा सकेगा। तो इस मौके का हम सबको लाभ उठाना चाहिए और आपको अपनी राय व्यक्त करना चाहिए। परंपरागत खेती की ओर लौटने पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि इस पर एक अच्छी बहस, स्वस्थ बहस शुरू की जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।